आपको व्हीट स्टोन सेतु के बारे में बताया गया था। व्हीट स्टोन सेतु का जो सिद्धांत है वो इसके पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। एक बार मैं फिर से उसको दोहरा देता हूँ कि व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है क्या। ठीक है, एक बार दो बार आप सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या ये सिद्धांत है। और उसी सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसका नाम है मीटर सेतु। ये जो आपको दिखाया गया है ये मीटर सेतु का चित्र है। ठीक है, क्या इसका नाम है? मीटर सेतु, या इसी को हम कहते हैं मीटर ब्रिज। मीटर सेतु या मीटर ब्रिज कहा जाता है। ठीक है, तो मीटर सेतु जो है वह व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है। और भी उपकरण इस पर है। एक होता था पोस्ट ऑफिस बॉक्स, लेकिन अब वो आपके कोर्स में नहीं है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से अगर कहीं पर पोस्ट ऑफिस के भीतर कहीं पर तार वगैरह, पहले टेलीग्राम होते थे ना, तो टेलीग्राम में जो है ऐसे प्रतिरोध बॉक्स होता था, उसके माध्यम से जहां पर भी तार टूटे हुए हैं उस तार के टूटने की स्थिति का पता लगाया जाता था। लेकिन वह जो है इसी सिद्धांत पे काम करता है, लेकिन वह उतना यथार्थ उपकरण नहीं है जितना यथार्थता के साथ माप ये देता है कौन? मीटर सेतु, उतना वो नहीं दे पाता। इसका प्रयोग प्रयोगशाला में है और प्रयोगशाला में इसकी सहायता से किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध और उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी ज्ञात किया जाता है। अज्ञात तार अगर है तो उसका प्रतिरोध कितना है और उसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना है, ये दोनों चीजें जो है वो निकाली जाती है। सिद्धांत क्या कहता है? ये जो चित्र बना हुआ है ये व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है। मैं इसको शार्ट में एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं आपको। व्हीट स्टोन सेतु का जो सिद्धांत है उसमें चार प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं के अनुदिश जोड़ा जाता है। जैसे समांतर चतुर्भुज होता है वैसे ही समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं के अनुदिश चार प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, जिसमें ये जो दो प्रतिरोध हमारे हैं इसको हम कहते हैं P और Q। यह दोनों प्रतिरोध जो है अनुपाती प्रतिरोध कहलाते हैं। मतलब दोनों प्रतिरोधों की वैल्यू क्या क्या है ये आपको नहीं पता है, लेकिन दोनों प्रतिरोधों के जो मान है उनका क्या अनुपात होगा वो अनुपात आपको पता रहेगा। तो दो प्रतिरोधों का अनुपात पता रहेगा, साथ ही साथ तीसरा जो प्रतिरोध है उसका मान ज्ञात रहेगा। दो प्रतिरोधों का अनुपात पता रहेगा, तीसरा प्रतिरोध ज्ञात रहेगा, तो चौथे अज्ञात प्रतिरोध का मान बहुत आसानी से एक सिंपल सा फार्मूला है P/Q=R/S, इस फार्मूले से निकाला जा सकता है। कैसे निकला फार्मूला? किरचॉफ के नियम से ये बताया गया, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें जब हम फार्मूले को निकालते हैं उस समय यस जो होता है यही हमारा अज्ञात प्रतिरोध होता है। लेकिन इस अज्ञात प्रतिरोध का मान या ये सूत्र तब अप्लीकेबल होगा, तब अप्लाई किया जाएगा जब हमारा जो व्हीट स्टोन सेतु है वो संतुलित रहेगा। व्हीट स्टोन सेतु संतुलित है, इसका क्या आशय हुआ? इसका आशय यह हुआ कि चार भुजाओं के अतिरिक्त, चार प्रतिरोधों के अतिरिक्त इसमें जो दो विकर्ण है, कौन कौन से विकर्ण है? एक विकर्ण है AC और दूसरा विकर्ण है BD। इस BD विकर्ण में एक धारामापी जुड़ा होता है और एक कुंजी। इस तरह से जो बना हुआ है ये कुंजी का संकेत है, इसको हम दाब कुंजी कहते हैं। दाब कुंजी का मतलब जब ऐसे दबा देंगे तो धारा बहेगी, हटा लेंगे धारा बंद हो जाएगी। वो सामान्य से जो कुंजी होती है उसको लगा देते हैं, धारा बहती रहती है, लगा के छोड़ देते धारा बहती रहती है, लेकिन उस तरह कुंजी नहीं है। उस तरह की जो कुंजी होती है उसका संकेत किस तरह होता है? ये संकेत ऐसे होता है। और यहाँ पे क्या है? अगर दाब कुंजी है तो इस तरह दिखाते हैं, जब तक दबाएंगे टच रहेगा, धारा बहेगी, टच छोड़ देंगे धारा बंद हो जाएगी। दूसरी कुंजी या दूसरा जो विकर्ण आपका है AC विकर्ण है, उस दूसरे विकर्ण में एक सेल लगा हुआ है और एक कुंजी लगी हुई है। जब हम सेल से धारा लेते हैं अर्थात कुंजी K1 को प्रेस करते हैं और धारा बहती है तो धारा यहां पहुंचने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है।
एक पार्ट हो जाता है हमारा I1 ऊपर की तरफ और दूसरा पार्ट हो जाता है I2 नीचे की तरफ। I1 ऊपर की तरफ जाएगा, I1 नीचे की तरफ जाएगा, तो I1 यहां से फिर यहां पहुंच जाएगा, I2 फिर यहां से यहां पहुंच जाएगा। फिर यहाँ I1 के पास भी दो रास्ते हो जाते हैं, यहां आने के लिए और यहां आने के लिए। I2 के पास भी दो रास्ते हो जाते हैं, यहां जाने के लिए और यहां जाने के लिए। लेकिन अगर इस अवस्था में जो ज्ञात प्रतिरोध है उसके मान को हम इस तरह घटा बढ़ाकर एडजस्ट कर दें जिससे कि इस प्रतिरोध, इस बीच के विकर्ण में, BD विकर्ण में कोई धारा न जाए, BD विकर्ण में कोई धारा न जाए, अर्थात न तो B से D की तरफ धारा जाए, न तो D से B की तरफ जाए, अर्थात यहाँ का जो धारा मापी है उसका जो संकेतक है वह शून्य पर रहे। मतलब धारा मापी का जो विक्षेप है वो शून्य दिखाए। धारा मापी में क्या होता है, बीच में 0 होता है, लेफ्ट भी जाने के लिए स्थान होता है और राइट भी जाने के लिए स्थान होता है। लेकिन यहाँ पर जो है अगर ये न तो दाहिनी तरफ जा रहा है और न तो बाईं तरफ जा रहा है, बीचों बीच रुका हुआ है, तो इसका मतलब होता है धारा मापी आपका संतुलित, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज आपका संतुलित है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित तब कहा जाता है जब इस धारा मापी में विक्षेप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उस अवस्था में बिंदु B और बिंदु D समान विभव पर होते हैं। जितना विभव बिंदु B का होता है उतना ही विभव बिंदु D का भी होता है, इसलिए धारा न तो B से D की तरफ आती है और न ही D से B की तरफ जाती है। तो ये संतुलित कहलाता है आपका व्हीटस्टोन से। ठीक है, इसी सिद्धांत पे अगर संतुलित है तो P/Q = R/S से हम P/Q हमको प्रतिरोधों का अनुपात पता रहेगा। R हमारा ज्ञात प्रतिरोध है, तिरछा गुणा कर देंगे तो हमको अज्ञात प्रतिरोध का मान मिल जाएगा। ठीक है ना, ये तो हमारा हो गया व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। अब जरा हम आ जाते हैं इस पर, अब जरा इस यंत्र के बारे में आ जाइए। मीटर सेतु जो होता है, ठीक है, वह एक बोर्ड होता है, बोर्ड लकड़ी का बोर्ड होता है। कितना लंबा होता है? 1 मीटर लंबा। 1 मीटर लंबा होता है और इसकी चौड़ाई 6 इंच मुश्किल चौड़ाई इसकी होती है। इतना चौड़ा और चौड़ा बना सकते हैं। एक प्लेटफार्म है लकड़ी का, तो 1 मीटर लंबाई और 6 इंच चौड़ाई का एक लकड़ी का प्लेटफार्म होता है। ठीक है, इसमें 1 मीटर लंबा, देख रहे हैं ना, ये मैग्नीन या कांस्टेंटन धातु का नाम आप याद रखेंगे। धातु कौन सी है? मैग्नीन या कांस्टेंटन। मैग्नीन या कांस्टेंटन। मैग्नीन या कांस्टेंटन धातु का एक तार होता है क्योंकि इसका प्रतिरोध तापमान निम्न होता है। ये रुकावट कम डालता है हमारे कार में, इसका प्रतिरोध तापमान निम्न होता है, इसलिए मैग्नीन या कांस्टेंटन का तार हम लगाते हैं। कितनी लंबाई होती है? मीटर ब्रिज है, मीटर सेतु है, तो जाहिर सी बात है लंबाई होगी 1 मीटर। तो यहां से लेकर A और C, ध्यान दीजिएगा, हर चीज ध्यान दीजिएगा, A और C के बीच में 1 मीटर लंबा तार होता है। इसके ऊपर जो ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? पैमाना है, मीटर स्केल है। ये लकड़ी की मीटर स्केल होती है जो कि इसी पर फिक्स रहती है। आप जैसे यहाँ पर आपको लंबाई पढ़नी है तो आप पैमाना कहाँ लगाएंगे? पैमाना ऊपर लगा है, यहाँ से आप देख तुरंत पढ़ लेंगे। तो ये जो है लकड़ी का एक पैमाना होता है, कहीं का पर स्टील पैमाना होता होगा, लेकिन अपने यहाँ पर लैब में जो है वो लकड़ी का पैमाना है, इसी बोर्ड पर फिक्स होता है। उसके बगल में यहाँ पर लगा होता है ये तार हमारा। बात क्लियर हो गई? यह A और C दो बिंदुओं के बीच फिक्स रहता है। ऊपर तरफ देखिए, ये लगा है प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है कि ये कई प्रतिरोधों का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम के प्रतिरोध लगे होते हैं। उससे ज्यादा लगाना है आपको तो आप कॉम्बिनेशन के माध्यम से निकाल लेते हैं। जैसे आपने 10 ओम का 5 ओम का निकाल लिया तो 15 ओम हो गया, आपका लग गया। आपको 22 ओम निकालना है तो 10 ओम के 2 निकाल लीजिए, 2 ओम का अलग से निकाल लीजिए। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन जो है वो बना रहता है कि आप चाहें तो 1 से लेकर के 5000 ओम तक के प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिरोध बॉक्स होता है। आपने इसमें से एक प्लग को निकाल लिया, कुंडली को ऐसे
समझ लीजिए आपने परिपथ में उतने ओम का जितना ओम लिखा रहेगा तो उतने ओम प्रतिरोध लगा दिया, तो यही तो ज्ञात प्रतिरोध है, इसका मान हमको ज्ञात रखता है। यहाँ पर जो ज्ञात प्रतिरोध हमारा है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो ज्ञात प्रतिरोध था वो ज्ञात प्रतिरोध हमारा यही है, ठीक है। तो ये ज्ञात प्रतिरोध जो होता है ये प्रतिरोध बॉक्स के रूप में रहता है, क्योंकि जितना प्रतिरोध हम लगाएंगे वो हमको ज्ञात रहेगा, उसकी जानकारी हमको रहेगी। ये आप देख रहे हैं दूसरी तरफ यह जो है अज्ञात प्रतिरोध है, ये अलग से तार आपको दिया जाएगा, अज्ञात प्रतिरोध रहेगा उसका, उसी का प्रतिरोध तो निकालना रहेगा। एक पतला सा तार रहेगा, उसको हम यहाँ पर 2 पेच बने रहेंगे, वहां पर कस देंगे, यहाँ भी 2 पेच रहेंगे, यहाँ कस देंगे इसको हम, ठीक है। वहां भी 2 पेच है, वहां कस देंगे उसको, ठीक है। ये क्या चीज है, ये स्टील की पत्तियां हैं, 2 यल आकार की पत्ती रहती है और एक सीधी पत्ती होती है, एक यल आकार की पत्ती है, एक यल आकार की पत्ती है और ये सीधी पत्ती, ये उसी लकड़ी के बेंच पर, ठीक है, जड़ी रहती है, मतलब उसी पर स्थिर रहती है, ज्वाइंट रहती है। और पेच यहां बना रहेगा, यहां पेच बना, यहां पर जो दिख रहा है आपको यहां पेच बने होते हैं। ये बात क्लियर हो गई यहां तक? अच्छा, अब देखिए यहां पर एक सेल लगा हुआ है, उस सेल का जो एक सिरा है, धन सिरा, यहां जुड़ा हुआ, देखिए ये सेल हमारा है, इस सेल का जो सिरा है वो जुड़ गया है, और जो ऋण सिरा है वो कुंजी से होते हुए शीश जुड़ गया हुआ है, ठीक है। जो सेल हमारा है उसका धन सिरा ए से ज्वाइंट है और जो ऋण सिरा हमारा है वो सी से ज्वाइंट है, ठीक है। और जो दूसरा विकर्ण होता है उसमें क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। देखिए एक पॉइंट यहां बीच बना हुआ है डी में एक पेच लगी हुई है, इस पेच से एक तार को हम जोड़ते हैं, उस तार के एक सिरे को ले जाकर के एक धारा मापी में अमीटर में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है वो बताएंगे आपको, आगे मिलेगा अगले चैप्टर में, 2 चैप्टर के बाद। तो धारा मापी का जो एक सिरा है, एक टूटी यहां पर है, उसको हम यहां जोड़ देंगे, दूसरा जो सिरा होता है उससे एक तार को निकाल करके उस तार को खुला रखेंगे, चाहे खुला रखिए, अक्सर खुला ही रखते हैं, नहीं तो एक जॉकी आती है इतनी लंबी सी स्टील की, लोहे की, है ना, उसी में ज्वाइंट करते हैं। उसे क्या करना है, उसे इस तार के ऊपर जगह जगह स्पर्श कराना है, टच कराना है। तो जॉकी नहीं, तो एक खुला तार आपका है उसी को टच कराते हैं। तो तार का जो एक सिरा है वो जुड़ा रहेगा आपका धारा मापी से, और दूसरा सिरा जो है वो जुड़ा रहेगा, जॉकी रहेगा, उसको हम तार पर स्पर्श कराएंगे जगह जगह। ये बात क्लियर हो गया? यहां तक ये ज्ञात प्रतिरोध हो गया, ये अज्ञात हो गया, ये धारा मापी हो गया। धारा मापी का एक सिरा वही जॉकी है, स्पर्श करा रहे हैं, एक सिरा जो है वो बिंदु डी हो गया, फिक्स हो गया यहाँ पे। जो दूसरा वाला विकर्ण है वहां पर एक सेल लगा हुआ है, सेल कितना से जुड़ा हुआ है, रेड सिरा जो है वो कुंजी से होते हुए आकर के सी से जुड़ा ज्वाइंट हुआ है। अब जरा इसकी तुलना कीजिए आप। अब देखो इसकी तुलना करना है, तुलना करने से पहले बता दें आपको कि यहां पर जो हमारा तार है ये, जब इसको हम यहां पर स्पर्श जगह जगह कराएंगे तो देखेंगे कि कुछ स्थानों पर स्पर्श कराने पर इसमें जो विक्षेप होता है, कहां पर धारा मापी में जो विक्षेप होता है वो बाईं तरफ होता है, और कुछ बिंदु ऐसे होंगे जहां पर स्पर्श कराने से इसका जो विक्षेप है वो दाईं तरफ होता है। तो कुछ जगहों पर विक्षेप बाईं तरफ होता है और कुछ जगहों पर विक्षेप दाईं तरफ होता है। तो हमको एक बिंदु ऐसा सर्च करना होता है, जगह जगह स्पर्श करा करके एक बिंदु ऐसा फाइंड करना है, ऐसा सर्च करना है जिससे कि जो विक्षेप हो धारा मापी में वह शून्य हो जाए, अर्थात धारा मापी का जो संकेतक है वो बिल्कुल बीचों बीच हो, शून्य पर, न तो लेफ्ट में जाए और न तो राइट में जाए। ठीक है, उस बिंदु को हमको प्राप्त करना होता है, क्योंकि जब अविक्षेप वाला बिंदु प्राप्त हो जाएगा तभी हम कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित है,
संतुलन की अवस्था में यहां बताया था आपको कि धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए। धारा मापी में विक्षेप है, इसका मतलब कि सेतु संतुलित नहीं है। तो हम इसको जगह जगह टच करा करके वह बिंदु प्राप्त करेंगे। वो 53 पर भी हो सकता है, वो 32 पर भी हो सकता है, वो 87 पर भी हो सकता है। जैसा प्रतिरोध निकाले होंगे आप, जैसी कंडीशन रहेगी वैसा होगा। ठीक है, तो वह बिंदु जो प्राप्त कर लेंगे हम, तो वही बिंदु हमारा बी होगा। क्या होगा? वही बिंदु हमारा बी होगा। अब ध्यान दीजिएगा, बिंदु बी जो है यहां से लेकर के यहां तक तार, अब तार आपका दो भाग बढ़ गया, तार हमारा दो भाग बढ़ गया। अरे काटा नहीं हमने तार को, लेकिन दो पार्ट में डिवाइड हो गया एक तरह से। एक पार्ट ए से लेकर बी तक का हो गया, एक पार्ट बी से लेकर सी तक का हो गया। अब ए से लेकर के बी तक जो तार है हमारा, उस तार का जो प्रतिरोध है कितना होगा उससे नहीं मतलब हमको है, क्योंकि हमको तार का प्रतिरोध नहीं चाहिए, हमको अनुपात, इनका केवल अनुपात चाहिए बस। क्या रेशियो होगा वो चाहिए। ठीक है, तो ए से लेकर के बी तक लंबाई का जो तार है, जिसकी लंबाई हमने यल से लिखा हुआ है, इतनी लंबाई का जो प्रतिरोध है वो पी से दिखाया गया है। और जो बची लंबाई है 100 माइनस एल बचेगी लंबाई, अगर ये इधर की लंबाई है तो 100 माइनस एल बचेगी लंबाई, उसका प्रतिरोध हमने क्यू माना हुआ है। समझ गए बात को? भाई यल लंबाई, इधर लंबाई का प्रतिरोध अलग होगा, इधर का प्रतिरोध अलग होगा। तार की मोटाई दोनों जगह बराबर है, तो आप जानते हैं कि किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, वो होता है R इक्वल टू रो इंटू यल अपॉन ए। अर्थात प्रतिरोध जो होता है वह लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध तार का तो फिक्स है। ठीक है, तार की मोटाई हर जगह फिक्स है, तो लंबाई घटेगी बढ़ेगी तो तार का प्रतिरोध घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब प्रतिरोधों का वही अनुपात होगा जो कि इनकी लंबाइयों का होगा। मतलब ये हुआ कि जैसे P और P, मान लो P जो है वो मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल तौर पे यहां से यहां तक की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक की लंबाई 60 सेंटीमीटर है जो आपने प्राप्त किया। 40 पर आपको मिल गया मान लीजिए, तो 40 और 60 का रेशियो हो गया 40/60 अर्थात 2/3। तो अगर इन तार की लंबाइयों का अनुपात 2/3 हुआ तो इनके इन तारों के जो प्रतिरोध होंगे उन प्रतिरोधों का भी अनुपात 2/3 होगा, क्योंकि प्रतिरोध जो है वो लंबाई के अनुपाती होता है, जब क्योंकि मोटाई सेम है और विशिष्ट प्रतिरोध सेम है। इसलिए यहां पर जो P/Q है, ध्यान दीजिएगा जी, प्रतिरोधों का जो अनुपात है अर्थात P/Q, ये प्रतिरोधों का रेशियो है। यह अनुपात जो है L/100 माइनस L के इक्वल होगा। ये चीज क्लियर हो रही ना? P/Q की जो वैल्यू है वो L/100 माइनस L के बराबर हो जाएगी, क्योंकि प्रतिरोधों का अनुपात वही होगा जो कि तार की लंबाइयों का अनुपात होगा। क्लियर? अच्छा, अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो मीटर सेतु है ये उसी के इक्विवेलेंट तो है। कैसे यार, ध्यान दो, ए और डी बिंदु, ध्यान दीजिएगा, ए और डी के बीच में एक ज्ञात प्रतिरोध है। यहां भी ध्यान दीजिएगा, ए यहां पर है, डी यहां पर है, तो ए और डी के बीच में ये ज्ञात प्रतिरोध हो गया। इसमें से कोई एक प्रतिरोध निकालोगे, 10 ओम का, 20 ओम का, 25 ओम का, वो ज्ञात करेगा ना, तो यही हमारा जो है ज्ञात प्रतिरोध हो गया, जो कि ए और डी के बीच जुड़ा हुआ है। एक हो गया। ए और बी के बीच में क्या प्रतिरोध है? P हमारा है। बी और सी के बीच में क्या प्रतिरोध है? Q है। वहां देखो, ए और बी के बीच में क्या प्रतिरोध है? P। और P प्रतिरोध कौन सा है? जो L लंबाई के तार का प्रतिरोध होगा। और B और C के बीच प्रतिरोध क्या होगा? जो 100 माइनस L लंबाई के तार का प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो A और B के बीच का प्रतिरोध P और B और C के बीच का प्रतिरोध Q होगा। वैसे यहां भी है, A और B के बीच का प्रतिरोध P और B और C के बीच प्रतिरोध Q हो गया। अच्छा, D और C और D के बीच जो है अज्ञात प्रतिरोध, देखो D यहां पर है, C यहां पर है, इसके बीच देख लो एक अज्ञात प्रतिरोध यहां आपका लगा हुआ है। विकर्ण में आ जाओ, B और D विकर्ण देख रहे हो, B और D विकर्ण के बीच में एक धारा मापी है और एक उत्तरी है। यहां पर ध्यान दीजिए, D यहां पर है जो फिक्स वाला पेच है,
और बी कहाँ है, बी परिवर्तनशील है जहां पर अविक्षेप मिल जाए। तो बी और डी के बीच में एक जो है धारामापी हो गया, जैसा यहाँ धारामापी था, और एक कुंजी वही हमारी जॉकी है, वही जो जॉकी हमारी जगह जगह स्पर्श करा रहा है वो कुंजी हमारी हो गई। दूसरा विकर्ण जो हमारा ए और सी के बीच का है, उसमें एक सेल है, एक कुंजी है। तो यहाँ भी देखिए दूसरा विकर्ण एक ए है, एक सी है, इसके बीच में एक सेल लगा हुआ है और एक कुंजी लगी हुई है। तो ये जो हमारा मीटर सेतु है वो बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट है, जरा भी अंतर नहीं है, बस केवल उसके फिगर में अंतर है, लेकिन वह वैसे ही काम करेगा जैसे ये काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये व्हीटस्टोन सेतु के आधार पर काम कर रहा है, सभी प्रतिरोध उसी तरह लगे हुए हैं, सभी विकर्णों में सेल और धारामापी वैसे ही लगे हुए हैं, और हमने इसको स्पर्श करा करके अविक्षेप की अवस्था प्राप्त कर लिया हुआ है। समझ रहे हैं? अर्थात अब यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे काम कर रहा है, और अगर काम कर रहा है तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है P/Q=R/S, ये अप्लाई होना चाहिए। अब इसको अप्लाई कर दीजिए आप। इसको अप्लाई करेंगे हम तो P/Q हो जाएगा R/S हो जाएगा, और P/Q की वैल्यू हम ऊपर पहले से प्राप्त कर चुके हैं, L/100 माइनस L, यहां रख देंगे L/100 माइनस L, ये P/Q की वैल्यू हो गई। L/100 माइनस L R/S हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, आपको S चाहिए, अज्ञात प्रतिरोध, तो S हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो R × 100 माइनस L/L, यस को ऊपर ले जाएंगे आप, R यहां पहले से रहेगा, 100 माइनस L ऊपर जाएगा और L आएगा नीचे, तो S हो जाएगा R ब्रैकेट में 100 माइनस L/L। तो ऐसे आप देखिए बहुत सिंपल से फार्मूले के द्वारा, इसमें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको चाहिए केवल R जो यहां से आपने निकाला है प्रतिरोध वो चाहिए, वो तो बहुत सिंपल सी बात, जो निकाला है पता रहेगा आपको। बस केवल आपको अविक्षेप की स्थिति पता कर लेनी है कि वह बिंदु कौन सा है जहां पर विक्षेप 0 आ रहा है, इतना ही केवल काम है बस। लेकिन प्रतिरोध ही नहीं पूछता, उसमें पूछता है कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है ना? किसी भी तार का, किसी तार का जो तार आपने यूज किया हुआ है, इस तार का प्रतिरोध तो आपको पता हो गया, इस तार का प्रतिरोध आपको पता हो गया, यस आ गया, यस की वैल्यू इतनी आ गई। इसी तार का हमको विशिष्ट प्रतिरोध चाहिए, समझ में बात को? तो विशिष्ट प्रतिरोध जो है फार्मूला होता है ρ = R × A/L, ये फार्मूला होता है विशिष्ट प्रतिरोध का। तो आपको जो तार आपने यूज किया है यहाँ पे, उसका विशिष्ट प्रतिरोध अगर चाहिए ρ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी R। R मतलब क्या है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध यहाँ R नहीं बल्कि आपने इस तार का प्रतिरोध यस निकाल लिया है, ये इसकी वैल्यू यस रखेंगे हम। यस की वैल्यू कहां से आएगी, पहले इसको निकाल रखेंगे हम, जो निकालने के बाद आएगा उसी का यूज करेंगे यहाँ पे। तो यस हो गया आपको इनटू, ठीक है, ए कहां से आएगा, ए मतलब है जो तार हमारा है, जो ये हमने तार यूज किया है, इतना लंबा तार होगा, जो तार यूज किया है उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल चाहिए आपको। ए क्या होता है, ए जो है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक स्क्रू गेज होता है, स्क्रू गेज नाम सुना होगा आपने स्क्रू गेज का। स्क्रू गेज जो है उसके माध्यम से किसी पतले तार की त्रिज्या ज्ञात की जाती है। तो स्क्रू गेज के द्वारा हम क्या करेंगे, पतले तार की त्रिज्या ज्ञात करेंगे, उसकी त्रिज्या कितनी है। जब त्रिज्या आ जाएगी तो πr² के फार्मूले से हम उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल आ गया और लंबाई उसकी L, दोनों खूंटियों के बीच में जितना तार लंबा कसा हुआ है, जो लंबाई कसी हुई है उसको नाप लेंगे मीटर पैमाने से, कितना लंबा तार हो पता हो जाएगा। तो हमको L मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, अज्ञात प्रतिरोध वाला यस को पहले निकाल चुके हैं सूत्र में रख करके, वो मिला रहेगा। फिर ऐसे सूत्र के द्वारा जो है हम क्या निकाल लेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो इस तरह से मीटर सेल के माध्यम से किसी अज्ञात तार का विशिष्ट प्रतिरोध निकाला जा सकता है।
मीटर सेट की सहायता से किसी अज्ञात तार का विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है तो पहले हम प्रतिरोध निकालते हैं। प्रतिरोध निकालने के बाद इस सूत्र में रख करके उसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। तार की त्रिज्या निकालने के बाद इस सूत्र में रख देंगे तो आ जाएगा, जहां पर यल जो है वह दोनों खूंटियों के बीच कसे हुए तार की लंबाई है। और ये आपके कोर्स में है, जो प्रयोग हटाया नहीं गया है उसमें ये बचा हुआ है। बाकी तो कई प्रयोग हटा दिए गए हैं कोर्स से इस बार, लेकिन ये प्रयोग है तो ये करना पड़ेगा आपको। सेल कौन सा यूज में होता है? जो हम लोग यूज करते हैं वो लेक्लांसे सेल होता है। लेक्लांसे सेल, जिसमें कार्बन जो होता है, कार्बन की छड़ जो होती है वह धन प्लेट का काम करती है और जो जिंक की रॉड होती है वह ऋण प्लेट काम करती है। समझ गए होंगे आप इतना? इस प्रयोग को करते समय कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, ठीक है ना। पहली चीज तो ये कि सेल से लगातार धारा बहुत ज्यादा समय तक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब इस तार में धारा बहुत देर तक बहती है, ठीक है, तो क्या होता है, ज्यादा धारा देर तक बहेगी इस तार में, तार वो गर्म हो जाएगी, ठीक है। इसलिए जब आपको रीडिंग लेनी हो तब आप ये कुंजी लगाइए, अदरवाइज कुंजी बंद किए रहिए। लगातार कुंजी लगे होने पर धारा लगातार बहती रहती है और लगातार धारा बहेगी आपकी तो तार आपका गर्म हो सकता है। गर्म होने पर तार का प्रतिरोध परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर देंगे तो ओम के नियम से प्रतिरोध भी परिवर्तित हो जाएगा। तो जब काम लगे तब इसको लगाइए, नहीं तो इसको निकाल लीजिए। एक बात। दूसरी चीज की जो जॉकी हमने बताया है टच कराने के लिए, इसको जगह जगह टच कराना चाहिए, इस पर रगड़ के चलानी चाहिए। आप ऐसे जो है लगाए हुए हैं और ऐसे रगड़ के देख रहे हैं, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ रगड़ना नहीं चाहिए। उस पर कभी भी जॉकी को रगड़ते हुए जो है तार पर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि ऊष्मा का क्षय होता है। जो करंट पास करती रहती है वो रगड़ने से घर्षण में ऊष्मा रूप में उसका क्षय होता है, ठीक है। और साथ ही साथ तार की मोटाई में रगड़ेंगे तो तार की मोटाई परिवर्तन आ जाएगा। प्रयोगशाला में कोई काम करते हैं बहुत सावधानी से करते हैं, जरा सा आपका इधर से उधर हुआ तो पाठ्यांक में अंतर आ जाएगा, तो रगड़ने पर क्या होता है, वो अंतर आ जाता है मोटाई में, इसलिए रगड़ना नहीं चाहिए। और तार का व्यास सर्वत्र एक समान होना चाहिए, ये तो आप पहले जानते हैं, ठीक है। तो ये सावधानी बरतते हुए आप मीटर सेट के द्वारा किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद विभव मापी है, ठीक है, वो बताएंगे पोटेंशियोमीटर और उसका उपयोग। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, कैसे काम करता है और उसका क्या क्या उपयोग है, और पोटेंशियोमीटर में यानी विभव मापी में और वोल्ट मीटर में कौन सा अच्छा होता है और क्यों, ये भी आपको बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।